25 जून 1975 के दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन क्यों कहा गया? क्योंकि इस दिन असल मायने में इन दोनों के अधिकार, जनता के और सरकारों के अधिकार छीन लिए गए थे। इसको ही आज याद करने के लिए आज का यह सेशन है कि 25 जून के दिन इसे काले अध्याय के रूप में क्यों कहा जाता है। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी थी। 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी ने आकर के कहा कि देश में आपातकाल लग गया है। अच्छा, बाय द वे, भारत के संविधान के पार्ट 18 में आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी का प्रोविजन दिया हुआ है। हालांकि उसमें अब संवैधानिक संशोधन कर दिया गया है कि अगर हम पर कोई आक्रमण करे या हम किसी पर आक्रमण करें, या तीसरा कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट, जो पहले अशांति के रूप में बताया गया था उसे अब चेंज कर दिया गया है, उसे अब अनरविद्रोह के रूप में कह दिया गया है कि अगर कोई सशस्त्र रिबेलियन हो जाए तो आपातकाल लगे। अब तो वो कंडीशन ही हटा दी जो पहले हुआ करती थी। हमारे देश के संविधान में आर्टिकल 352 में ये उपबंध किया हुआ था कि आपातकाल कब लगाया जा सकता है, मतलब ये स्थितियां कब आ जाएं कि ये सारे कानून केंद्र अपने पास में ले ले। तो आंसर दिया गया था कि हम पर आक्रमण हो जाए, या हम किसी पर हम आक्रमण कर दें, या तीसरा हमारे देश के अंदर आंतरिक अशांति स्थित हो जाए। इस आंतरिक अशांति वाले प्रोविजन को ही ध्यान में रख करके हमारे देश में आपातकाल लगा था। बाद में संविधान संशोधन करके आंतरिक अशांति वाले पॉइंट को हटा ही दिया गया और उसके बाद सशस्त्र विद्रोह पॉइंट डाल दिया गया, यानी कि अब कभी भी आंतरिक अशांति के आधार पर हमारे देश में आपातकाल नहीं लग सकता है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, हुआ क्या था उसको समझते हैं। पहले इंदिरा गांधी जी का आप ये ऑडियो मैसेज सुन लें। ऑडियो मैसेज में उन्होंने अपने द्वारा राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रपति जी के द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। राष्ट्रपति जी के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई है। उस समय पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद हुआ करते थे, जिनको इंदिरा गांधी जी ने रिकमेंड किया था कि सर आपातकाल की घोषणा कर दीजिए। अभी इस प्रोविजन में भी परिवर्तन कर दिया गया है कि राष्ट्रपति अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सुनकर के ही, कैबिनेट से सुनकर के, सॉरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कैबिनेट से सुनकर के ही वो आपातकाल की घोषणा करेगा। और कैबिनेट शब्द का जो जिक्र है ना, वो भारत के संविधान में अब आर्टिकल 352 में मिलता है आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, अच्छा, तो फिलहाल के लिए हम वापस लौटते हैं। इंदिरा गांधी जी ने जो उस समय पर किया था वो क्या था? उन्होंने फखरुद्दीन जी से कहा कि सर जी आपातकाल की घोषणा कर दीजिए, मुझे लगता है कि देश के अंदर बहुत ज्यादा आंतरिक अशांति की स्थिति बन गई है। अब इंदिरा गांधी जी को ऐसा क्यों लगा कि आंतरिक अशांति की स्थिति बन गई है? ऐसा क्या हो रहा था उस समय? बहुत सी चीजें उस समय चल रही थी। अगर थोड़ा और पीछे चलकर देखा जाए तो देखिए ना, मतलब इस विषय पर भी थोड़ा सा और प्रकाश डालते हैं। और प्रकाश कुछ इस प्रकार से है। नेहरू जी की मौत होती है। नेहरू जी की मौत के बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत होती है और उसके बाद में इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। यह एक ऐसा राजनीतिक अस्थिरता का काल था कि नेहरू जी के बाद के जो कांग्रेसी थे, जो सीनियर कांग्रेसी लीडर्स थे, उन्हें यह लग रहा था कि लाल बहादुर शास्त्री जी तक तो ठीक था कि आप साहब शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बना दिए, शास्त्री जी के बाद में इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसके लिए कांग्रेस के अंदर बहुत से लीडर्स तैयार नहीं थे। बहुत से लीडर्स जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स थे, जो नेहरू जी के साथ के, शास्त्री जी के साथ के थे, वो तैयार नहीं थे। कांग्रेस धीरे धीरे लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ रही थी। इंदिरा जी को पीएम कैंडिडेट बनाया गया, पीएम बना दिया गया। इसके चलते कांग्रेस के अंदर स्प्लिट भी हो गया था। 1969 के अंदर कांग्रेस के अंदर विभाजन भी हुआ। विभाजन के अंदर दो कांग्रेस बनकर आई, इंडियन नेशनल कांग्रेस आर और इंडियन नेशनल कांग्रेस ओ। इंदिरा गांधी जी वाली जो आर वाली कांग्रेस है, इसने 1971 में 5वीं लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा। 5वीं लोकसभा के लिए जब ये चुनाव लड़े तो ये मेजॉरिटी पाकर चुनाव जीत भी गए और सरकार बना लिए। लेकिन जो पूर्व कांग्रेसी थे, जो ये चाहते थे कि इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री ना बने, उनका मत था कि वो किसी ना किसी प्रकार से जनता के सामने इंदिरा गांधी जी की इमेज को खराब करें, या जनता के सामने ये बताएं कि इंदिरा गांधी जी का प्रशासन में किस तरह का रवैया है। उनकी वो छवि जनता के सामने रखें कि ये तो राजा के घर में पैदा हुई हैं, इसलिए राजा कहलाएंगी, इन्हें तो कानून की कोई परवाह ही नहीं है। जनता के सामने आम वर्सेस खास की लड़ाई वहां बहुत तेजी से उठने लगी थी। 1971 में 5वीं लोकसभा के चुनाव हुए। चुनाव में ही एक मामला निकलकर आया, और वो मामला क्या था? वो मामला था चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी जी के द्वारा अपने अपोनेंट के खिलाफ, इनके अपोनेंट जो थे उनके खिलाफ सरकारी मशीनरी उपयोग करके उनको कम वोट दिलाना और अपने पक्ष में ज्यादा वोट दिलाना।
एक इनके अपोनेंट थे राजनारायण जी, उन्होंने कोर्ट में शिकायत की। कोर्ट में शिकायत यह की कि इंदिरा गांधी जी ने 71 के चुनाव में अपने चुनाव प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग किया है, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की धारा 127 क्लॉज 7 सब क्लॉज ए के तहत एक अपराध है। ऐसी स्थिति में यदि सरकारी मशीनरी का उपयोग किया जाता है चुनाव जीतने के लिए, तो उस चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। 71 का चुनाव था, इलाहाबाद हाईकोर्ट में शिकायत थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे जगमोहन लाल सिन्हा। उन्होंने इंदिरा गांधी जी के लोकसभा चुनाव को रद्द कर दिया। मतलब यह समझिए कि एक सीट पर बैठा हुआ प्रधानमंत्री है और उनसे यह कहा गया कि आपने 71 का जब चुनाव लड़ा था उसमें कुछ धांधलियां की थी, इस कारण से आपको इस पद पर बैठने का अब राइटफुली लोकसभा के अंदर सांसद बने रहने का अधिकार नहीं है। साथ में यह कहा गया कि अब अगले 6 साल तक आप किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं बैठ सकते। इंदिरा गांधी जी के खिलाफ रायबरेली से जो चुनाव लड़ने वाले राजनारायण जी थे, उन्हीं के आरोप के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया। बात है 12 जून 1975 की। 12 जून से 25 जून के बीच में ही सारी पटकथा लिखने में आ गई। ठीक है, तो कहने का मतलब यह हुआ कि इंदिरा गांधी जी का एक सरकारी कर्मचारी जिसका नाम यशपाल कपूर था, जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय में काम किया करता था, उसने इस्तीफे के बाद में चुनाव की तैयारियां करवाई थी इंदिरा गांधी जी के लिए, उनके द्वारा कार्य में सहयोग के चलते ही यह सारा मामला कोर्ट में पहुंचा था। ठीक है साहब, इंदिरा गांधी जी 24 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए गई हुई थी। जस्टिस कृष्णा अय्यर, जो कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश देते हैं कि आप प्रधानमंत्री पद पर तो बनी रह सकती हैं, लेकिन संसद की किसी चर्चा और बिल पर वोट देने का अधिकार आपको नहीं होगा। मतलब आप पद पर तो रहिए, लेकिन आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपका नाम तो प्रधानमंत्री रहेगा, लेकिन आपने धांधली की है, इसलिए आप इस पद पर काम नहीं कर पाएंगे। बस यहीं से सारा खेल आ गया कि इंदिरा गांधी जी को यह बड़ा ही ह्यूमिलिएटिंग लगा कि यार ये कैसी घटना हो गई कि आप प्रधानमंत्री तो हैं लेकिन काम नहीं कर पाएंगे। काम नहीं कर पाएंगे, ना तो इंदिरा गांधी जी को यह बात पसंद आई, ना उनके समर्थकों को पसंद आई। बस 24 जून को सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 25 जून के दिन बड़ी बड़ी घटना लेकर के आने वाला था। जहां एक और ये सब चल रहा था, 1971 से लेकर के इस 75 के बीच में इंदिरा गांधी जी के खिलाफ अपोजिशन के द्वारा जयप्रकाश नारायण जी, जेपी उस समय बड़े लीडर हुआ करते थे, उनके द्वारा देश भर में बहुत सारा विरोध प्रदर्शन और जनता के बीच में जा जाकर रैली करने का कार्यक्रम चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के आने के बाद 25 जून के दिन जेपी साहब ने, यानी जयप्रकाश नारायण जी ने, नई दिल्ली के रामलीला मैदान में सरकार के खिलाफ एक बड़ी रैली का आयोजन किया, जिसमें देश मतलब पहले से डिसाइड कर लिया कि कल एक रैली करने वाले हैं, जिसमें देश के अंदर महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर जो लोगों में गुस्सा पनप रहा था उसको शो करने का प्रयास किया जाना था। ये सारी बातें कहां से बाहर निकल कर आती हैं? तो बहुत सारी इमरजेंसी पर अब किताबें लिखी जा चुकी हैं। बहुत सारी किताबों में कैथरीन फ्रैंक की जो इंदिरा गांधी जी के ऊपर लिखी हुई जीवनी है, उसमें ये बात निकली है। इसी के साथ साथ प्रणब मुखर्जी की भी एक किताब है जिसमें द ड्रामेटिक डेकेड, उसमें उन्होंने यह बताया कि उस रात क्या हुआ था जब इमरजेंसी लगने वाली थी, यानी 24 जून को यह फैसला आया। अब 25 जून की घटना सुनते हैं, यानी कि आज के दिन, आज से 49 साल पहले क्या हुआ था। तो कहते हैं कि उस दिन इंदिरा गांधी जी ने बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे को फोन किया। सिद्धार्थ शंकर रे उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री तो थे, लेकिन वो उस दिन दिल्ली ही थे, दिल्ली के बंग भवन में आकर वो ठहरे हुए थे। अब आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न बनेगा कि इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हैं, वो बंगाल के मुख्यमंत्री को फोन क्यों कर रही हैं? पहली बात तो ये कि वो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के ही एक लीडर को फोन किया जा रहा है। ऐसे समझिए आसान भाषा में, जैसे आज सोनिया गांधी जी राजस्थान में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को फोन करें कि साहब आइए आपसे कुछ डिस्कशन करना है। सिद्धार्थ शंकर रे जी से डिस्कशन क्यों किया जा रहा था? क्योंकि शंकर रे साहब के पास नॉलेज बहुत था संविधान का, तो बोले उनसे आपसे कहा कि आप आइए और मुझे आपसे कुछ डिस्कशन करना है। ठीक है, ये किसने कहा? इंदिरा गांधी जी के सेक्रेटरी हुआ करते थे आर के धवन। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आपको वन सफदरगंज रोड, जो इंदिरा गांधी जी का आवास है, वहां तुरंत बुलाया, आप तुरंत चले आइए।
वहां पहुंचते हैं सिद्धार्थ शंकर रे साहब। अब एक बहुत बड़ा सवाल यह बनता है कि ऐसे डिस्कशन तो प्रधानमंत्री को अपनी कैबिनेट से करना चाहिए, अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से करना चाहिए, उन्होंने किसी मुख्यमंत्री से क्यों किया? अब इसके पीछे का कारण जो है वो बताया जाता है कि जब कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था ना, कांग्रेस दो भागों में बटी थी, उस समय पर सिद्धार्थ शंकर रे जी ने इंदिरा गांधी जी का धड़ा ज्वाइन किया था कि भाई मैं इंदिरा गांधी जी के साथ हूं। तो इंदिरा गांधी जी एक तरह से अपना विश्वास पात्र उन्हें माना करती थी, तो उन्हें बुलाया गया। अब देखिए, ध्यान से समझिए, यहीं से एक लेसन आता है और वो ये है कि 44वें संविधान संशोधन में यह तय किया गया कि प्रधानमंत्री कभी अगर इमरजेंसी की घोषणा करेगा भी ना, तो घोषणा के लिए उसे अपने काउंसिल ऑफ कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी राय लेनी होगी और वो लिखित राय राष्ट्रपति को देनी होगी। क्यों? क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी जी ने कैबिनेट से कोई डिस्कशन नहीं किया, केवल सिद्धार्थ शंकर रे जी को बुलाया, बिठाया, टेबल पर उनसे डिस्कशन किया, 2 घंटे तक उनसे हालात देश की चर्चा की और कहा कि अब मुझे यह बताइए कि हमको देश में कुछ करना है। और बोले क्यों करना है साहब, ये बताइए। बोले मुझे ऐसा लगता है कि देश में जिस प्रकार का विरोध चल रहा है, जैसी अव्यवस्थाएं फैल चुकी हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए देश को एक शॉक ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता है। शॉक ट्रीटमेंट मतलब कुछ ऐसा जो इन्होंने सोचा भी ना हो, इससे ये लोग रास्ते से चलने लगेंगे, कायदे से चलने लगेंगे। ठीक है साहब, ये बात कहां आती है? द ड्रामेटिक डेकेड करके जो पुस्तक है प्रणब मुखर्जी की, उसमें निकली हुई है। ठीक है साहब, इस पुस्तक में बताई गई जानकारी के अनुसार इंदिरा गांधी जी के पास यह जानकारी थी कि जयप्रकाश नारायण जो रामलीला मैदान में सभा करने वाले हैं, उस सभा के अंदर वो अनाउंसमेंट करेंगे कि अब ऐसी रैली देश के हर जगह पर होंगी और सरकार के पैरेलल एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाई जाएगी, एक समानांतर सरकार चलाई जाएगी। जिसका मतलब हुआ कि पुलिस अगर कोई आदेश देगी तो वो नहीं मानेंगे, सेना अगर कोई आदेश देगी तो वो नहीं मानेंगे। ये सारी बातें खुफिया तरीके से इंदिरा गांधी जी को पता चल गई थी, ऐसा इस पुस्तक में बताया गया है। ठीक है साहब, इमरजेंसी की जांच के लिए बनी हुई जो शाह कमीशन की रिपोर्ट थी, उसमें बताया गया कि शाह कमीशन ने सिद्धार्थ शंकर रे से जब यह बात पूछी थी तो उन्होंने इस बारे में बात बताई थी कि इंदिरा गांधी जी कोई शॉक ट्रीटमेंट देना चाहती हैं ताकि देश को एक मजबूत शक्ति बनाकर उतारा जाए। शॉक ट्रीटमेंट मतलब जैसे बच्चा जब पैदा होता है, नहीं रो रहा होता है, तो उसको थोड़ा सा थपियाते हैं, तब जाके वो रोने लगता है। तो बोले ऐसे ही इंडिया को अब रिचार्ज करने की जरूरत आ गई है। ठीक है साहब, सिद्धार्थ शंकर रे जी से ये बात पूछ ली जाती है। शंकर रे साहब कहते हैं कि देखिए मेरे को थोड़ा समय दीजिए, मैं जाकर सोचता हूं और सोचकर फिर आपको बताऊंगा। शंकर रे साहब जाते हैं, बैठते हैं, संविधान की सारी पोथियां खोलते हैं, खोल करके वो जानकारी निकाल कर लाते हैं और कहते हैं कि मैडम जी जानकारी तो आ गई है। जानकारी ये है कि आर्टिकल 352 में 3 आधार पर इमरजेंसी लगाई जा सकती है। पहला, हम पर कोई आक्रमण कर दे, जैसे 1962 के अंदर हुआ, हम युद्ध में हों, जैसे हम पाकिस्तान के साथ थे 1968 में, या फिर ऐसा कि अगर देश में आंतरिक अशांति मची हो तो हम संविधान के अनुसार ही इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा देखो स्थितियां ऐसी बन चुकी हैं कि देश में आंतरिक अशांति है, बस इसी को आधार बनाकर अब अपन इमरजेंसी प्रक्लेम करा देते हैं राष्ट्रपति जी से। बोले हाँ, तो बस बिल्कुल लगा सकते हैं, आप बनाइए, ड्राफ्ट करवाइए। बुलाया गया, ड्राफ्ट करवाया गया, ड्राफ्ट लेटर। अब मैं आपको यहां पर फिर से याद दिला दूं, आंतरिक अशांति का ये जो प्रोविजन है इंटरनल इनसिक्योरिटी वाला, ये अब हटा दिया गया संविधान से। अब इसको संवैधानिक संशोधन के माध्यम से हटाकर इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिवेलियन डाल दिया है। यानी अब कभी भी हमारे देश में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल नहीं लग सकता है। ठीक है, सिद्धार्थ रे जो साहब हैं, सिद्धार्थ बाबू जो हैं, वो अपने घर पे जाते हैं, बाकायदा प्रॉपर तरीके से सारी बातें सोच के वापस आते हैं। और जब वापस आते हैं तो इंदिरा जी को ये सारी जानकारी देते हैं कि मैडम 352 के अनुसार आप लगा सकते हैं। अगले दिन रैली होने वाली है, इमरजेंसी आप लगा सकते हैं। इंदिरा जी ने प्रॉपर तरीके से प्लानिंग की कि अपन इमरजेंसी कैसे लगाएंगे। राष्ट्रपति जी के पास पेपर भेजा जाता है कि साहब ये पकड़िए, इमरजेंसी के बारे में घोषणा कर दीजिए। राष्ट्रपति जी 25 तारीख की रात को इमरजेंसी की घोषणा कर देते हैं। अब संकट ये कि 2 बड़ी चीज होनी है। अब राज्यों से अधिकार छीने जाने हैं, जनता को बोलने का अधिकार नहीं देना है। अभिव्यक्ति की आजादी आर्टिकल 352 के लगते ही 358 का प्रोविजन की आर्टिकल 19 के तहत दी गई जो 6 बोलने की आजादियां हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ जो एसोसिएशन, एक साथ इकट्ठा होना, कहीं भी रिजाइड करना जैसी जो आजादियां हैं, ये कर्टेल हो जाती हैं। तो बोले अगर ये कर्टेल करनी है तो अगले दिन हमें गिरफ्तारियां करनी होंगी। तो ऑब्वियस सी बात है 25 तारीख के दिन ही उनको यह पता है कि अब जयप्रकाश साहब की भी यहां पे मीटिंग होने वाली है, तो इन पॉलिटिकल लीडर्स को गिरफ्तार करना है। दूसरा, इमरजेंसी की घोषणा अखबारों में सेम डे ना हो, ताकि पहले इंदिरा जी का भाषण जाए और भाषण जाने के बाद में यह बात पहुंचे।
तो बोले इसके लिए क्या करें? बोले इसके लिए अखबार में यह खबर ना छपने दी जाए। कौन सी? कि अखबार में यह खबर ना छपे कि इमरजेंसी लग गई। तो क्या करें? तो बोले अखबारों की लाइट काट दो। तो दिल्ली में से जो भी अखबार छपते थे उन सबकी लाइट काट दी गई। लाइट काट दी गई और बोले कोई भी आदमी शिकायत करने कोर्ट ना चला जाए। तो बोले कोर्ट के दरवाजे बंद कर दो। मैंने आपको शुरुआत में बताया था आर्टिकल 32 के तहत जो संवैधानिक उपचार जो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मिली हैं वो भी इसके अंदर छिन जाती हैं। तो बोले उनका वहां वाला अधिकार भी छीन लो। बोले ठीक है। ये सारी प्रिपरेशन होती है। हालांकि अब तक भी कैबिनेट को यह जानकारी नहीं थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को यह जानकारी नहीं थी। अगला दिन होता है, राष्ट्रपति के द्वारा इमरजेंसी की घोषणा तो रात को कर दी जाती है, अखबारों की बिजली काट दी जाती है। लेकिन इस बीच में एक इंटरेस्टिंग वाकया हुआ कि द स्टेटमेंट्स और हिंदुस्तान टाइम्स, ये दो अखबार ऐसे थे जिनमें उस दिन भी अखबार में यह खबर छपी थी। क्यों छपी थी इसके पीछे का कारण बताते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स और स्टेटमेंट अखबार ही ऐसे थे जहां पर यह खबर छपी थी, क्योंकि इनकी जो बिजली थी ना वो दिल्ली म्युनिसिपैलिटी की जगह नई दिल्ली से आती थी। तो जो लाइट कटवाई गई थी ना वहां से ये चीज निकल कर नहीं आ पाई थी। तो द स्टेटमेंट्स में ये खबर छपी है जिसको आप यहां पर देख सकते हैं। 27 जून को प्रेसिडेंट प्रक्लेम इमरजेंसी, 26 को इंदिरा जी का भाषण होता है, 27 को यह खबर छपती है, अखबारों में हेडिंग बन जाती है प्रेसिडेंट प्रक्लेम्स नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के लगते ही 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाला गया।